सूरज दुआ दे आपको, खिलते हुए पुष्प खुशबू दें आपको। यही है जीवन में दुआ कि सफलता मिले हर कदम पर, ईश्वर जीवन में नई खुशियां दे आपको। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। प्रकृति, समय और धैर्य, ये तीनों हर समस्या का समाधान लेकर आते हैं, हर घाव के लिए मरहम लेकर आते हैं और हर दर्द की दवा लेकर आते हैं। संयम अर्थात धैर्य और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, ये एक अंदरूनी शक्ति है जो केवल बलशाली लोगों में होती है। इसीलिए जीवन में सदा धैर्य रखना चाहिए। अच्छा समय सदा नहीं रहता, तो बुरा समय भी सदा के लिए नहीं रहेगा। इस बात का धैर्य रखना जीवन में आवश्यक है, क्योंकि समय और धैर्य ये ऐसी शक्तियां हैं जिनके बल पर व्यक्ति कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बृहस्पतिवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारे जीवन यात्रा में धैर्य हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि यदि हमारे पास धैर्य है तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। धैर्य की सहायता से उन सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है जो देखने में असफल या असंभव दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति के पास कुछ ना हो तो धैर्य रखें, जब सब कुछ हो तो व्यवहार सही रखें। सब बदल सकता है जीवन में, बस करना है तो इतना कि अपने विचार सही रखें। धर्मो यशो न योदाक्षम मनोहारि सुभाषितम् इत्यादि गुणरत्नाना संग्रहीना वसीदति। धर्म, यश, नीति, दक्षता, चित्त को मोहित करने वाली मधुरवाणी जैसे उत्तम गुणों का संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। One who is dutiful, truthful, skillful and has pleasing manners can never feel saddened. भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के गहन सम्मिश्रण को परिभाषित करता वृद्धेश्वर मंदिर। इस मंदिर की कलाकृतियां शिव के विभिन्न रूपों और नटराज के विशेष रूप को दर्शाती हैं, जो कला, संगीत और दर्शन के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को सुंदरता से स्पष्ट करती है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया ये मंदिर अति विशेष है, भारतीय संस्कृति के वैभवशाली इतिहास का अमूल्य रत्न है। आइए देखते हैं वृद्धेश्वर मंदिर पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बृहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित है, न केवल एक धार्मिक और स्थापत्य चमत्कार है, बल्कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा के गहन दर्शन, संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक भी है। इस मंदिर का निर्माण महान चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में कराया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को पूरा करने में लगभग 7 वर्ष लगे। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें भारतीय धर्म और दर्शन में सर्वशक्तिमान और परम योगी माना जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर इसी परंपरा का सजीव उदाहरण है।
इसका विशाल और भव्य वास्तुशिल्प भारतीय वास्तुकला की उन्नत तकनीक और सौंदर्य बोध को दर्शाता है, जो प्रकृति, ब्रह्मांड और दिव्य शक्ति के साथ गहरे सामंजस्य को प्रकट करता है। मंदिर में मौजूद शिलालेखों के अनुसार कुंजरामल राजराजा पेरुंतच चंद्र इस प्रसिद्ध मंदिर के प्रमुख इंजीनियर और वास्तुकार थे। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। इसका मुख्य शिखर लगभग 216 फीट ऊंचा है, जो मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। मंदिर के ऊपर रखा गया एक विशाल पत्थर का गुंबद, जो लगभग 80 टन वजनी है। मंदिर में स्थित एक और अद्भुत संरचना है नंदी की विशाल मूर्ति। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर, लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर है। इसका कुल वजन लगभग 20 टन है। यह मूर्ति एक ही पत्थर से निर्मित है और अत्यंत दर्शनीय तथा कलात्मक है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, गणित और स्थापत्य कला कितनी उन्नत थी। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और प्रवेश द्वारों पर की गई कलाकृतियां उस युग के धार्मिक तथा दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करती हैं। शिव की विभिन्न रूपों में मूर्तियां, नटराज का नृत्य और भगवान के जीवन से जुड़ी कथाएं यहाँ शिल्प कला के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। मंदिर की वास्तुकला इतनी उत्कृष्ट और वैज्ञानिक है कि जब सूर्य अपने चरम पर होता है, अर्थात दोपहर के समय, तब मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। इस अद्भुत संरचना को देखकर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल धार्मिकता ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, ज्योतिष और दर्शन का भी गहन और सुसंगत सम्मिश्रण था। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित करना इस मंदिर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करने जैसा है। आज भी यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह न केवल चोल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है, बल्कि भारतीय ज्ञान, आध्यात्म और संस्कृति के वैभवशाली इतिहास का अमूल्य रत्न भी है। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार बृहदेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति, कला, विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय है। यह मंदिर हमें भारतीय संस्कृति के गूढ़ तत्वों, उनके दर्शन, विज्ञान और सौंदर्य शास्त्र की गहराई से परिचित कराता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अतीत के गौरवों को समझें और उसकी रक्षा करें। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत मूल्यवान है, जो जीवन को उत्तम बनाती है। जिस प्रकार स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता और जानकारी स्वास्थ्य को संरक्षित रखने में सहायता करती है। कई प्रकार के रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक स्वप्रतिरक्षित रोग है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आइए समझ लेते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग क्या होता है, क्या होते हैं इसके लक्षण और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर अपनी ही कोशिकाओं और ऊतकों के विरुद्ध हो जाता है और उसमें हमला करने लगता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग से प्रभावित होने पर प्रतिरक्षा तंत्र, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये तो स्पष्ट है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ एक्चुअली बॉडी की हमारी इम्यूनिटी कुछ प्रोटेक्शन फैक्टर्स बनाती है, जैसे एंटीबॉडीज़ हो गए, कुछ सेल्स रिलीज़ करती है, बट मिस्टेकनली वो इम्यून रिएक्शन हमारी बॉडी के नॉर्मल पार्ट्स को ही अफेक्ट करती है। कई बार हम इसे मॉलिकुलर मिमिक्री भी कहते हैं। तो ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और ये अफेक्ट करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आइज़ की ऑप्टिक नर्व्स को, जहाँ पे कि स्पेसिफिकली ये माइलिन शीथ जो होती है उसको अफेक्ट करता है, जिससे कि उन नर्व्स की कंडक्शन स्लो डाउन हो जाती है या बंद हो जाती है। तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और इसकी
प्रेजेंटेशन सिम्टम्स भी वेरिड होती हैं, जैसे रिलैप्सिंग रेमिटिंग होती हैं जिसमें कि सिम्टम्स आते हैं, जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, और एक फॉर्म होता है जो प्रोग्रेसिव जिसमें कि सिम्टम्स प्रोग्रेस करते रहते हैं, और एक थर्ड फॉर्म है जिसमें कि प्रोग्रेशन भी होगा और साथ में रिलैप्सेस या बीच में सिम्टम्स आते और जाते रहेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण व्यक्ति के हाथ और पैरों में कंपन उत्पन्न हो सकता है, चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अंगों में कमजोरी, सुन्न होना, अचानक संतुलन खोना, देखने में परेशानी, बोलने में समस्या हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी में मांसपेशियों की कठोरता व ऐंठन हो सकती है। इस रोग में स्मरण शक्ति प्रभावित हो सकती है, व्यक्ति को भूलने की समस्या हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। साथ ही मिर्गी की समस्या भी हो सकती है और कुछ रोगियों में अवसाद भी देखा जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के वेरिड सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करते हैं। तो ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे मसल वीकनेस या फिर इनकोऑर्डिनेशन, इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग, या इनकोऑर्डिनेशन हैंड्स में या इम्बैलेंस। थर्ड हो सकता है कि आपको स्टिफनेस हो सकती है या इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन, टिंगलिंग, नमनेस एट ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, या ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट होने से सडन या स्लोली विजन लॉस हो सकता है, वन आई, बोथ आई, या फिर सीक्वेंशली 1 by 1 आईज में विजन लॉस हो सकता है। और इसके एडिशनल सिम्टम्स जो होते हैं जैसे फटीग, ईजी थकावट और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस। रोग के साथ जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जिसके कारण रोगी को दैनिक कार्यों को करने में समस्या आने लगती है और उसका जीवन प्रभावित होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से प्रभावित व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपको कोई भी असामान्य लक्षण नजर आए तो एक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में स्पेसिफिक 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। एक तो फर्स्ट वेरी क्लियर कि देयर इज नो क्योर इमीडिएट। जो डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट्स हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसके जैसे रिलैप्सेस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो उन रिलैप्सेस को रिड्यूस कर सकता है। या एक होता है प्रोग्रेशन या डिसेबिलिटी वर्सनिंग, उसको होल्ड कर सकता है, हर्ट कर सकता है। तो उसके लिए मेडिकेशंस हैं, इंजेक्शंस हैं, और जो इसके डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट में अब और एडवांसेस हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक सिलेक्टेड केसेस में स्टेम सेल थेरेपी भी दी जाती है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। और लास्ट कंपोनेंट है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जैसे किसी को स्टिफनेस है, फटीग है, ट्रेमर्स है, या फिर टिंगलिंग, नमनेस, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन है, या मूड डिसऑर्डर है, तो फिर उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। बट डेफिनेटली दीज आर ऑल डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट। हालांकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन सही इलाज द्वारा लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और रोग की जटिलताओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं के बाद सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी अच्छा समय भी आता है, लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है निरंतर प्रयत्न करने की और धैर्य रखने की। ठीक उसी प्रकार आप अपने स्वास्थ्य को यदि बेहतर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। नियमित रूप से योगिक क्रियाएं करने से स्वास्थ्य बेहतर बनता है। आज आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जिनसे आप तंत्रिका तंत्र को बेहतर बना सकते हैं। आज हम ऐसे 3 आसन का अभ्यास करेंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और अपनी एक हथेली आगे करेंगे और टेबल टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे। ये पोजीशन से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ करेंगे और अपने पैरों के हील्स को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे और ये आसन हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। धीरे से वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। बालासन करने के लिए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे।
अपनी हथेलियों को अपनी थाइस पे रखेंगे। धीरे से सांस लेते हुए सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने अपर बॉडी को नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और अपने दोनों हाथों को साइड में रख देंगे और ये आसन हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। अभी धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए नॉर्मल वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। मकरासन करने के लिए पहले हम एक तरफ करवट मोड़कर सो जाएंगे और अपनी पीठ से धीरे से अपने पेट के बल आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों के टोस को पॉइंट करेंगे एक दूसरे की तरफ और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अपने गाल को एक साइड घुमा के ये पोजीशन होल्ड करेंगे। ये पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। मकर आसन से बाहर आने के लिए वापस से अपने दोनों हाथों को साइड में करेंगे। करवट मोड़कर एक तरफ रख जाएंगे। अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु हंसा माँ योगेंद्र से। नमस्कार। हमें जब अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो अपनी नींद अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। रात का समय 3-2-1 का फॉर्मूला अपनाइए। 3 घंटा पहले आपको खाना खा ही लेना चाहिए और भारी खाना तो और जल्दी खा लेना चाहिए। रात का खाना हल्का हो, 3 घंटा पहले सोने के खाना जरूरी। 2 की दूसरा नंबर है कि परिवार के लोगों से जो भी बातें करनी हो, कभी गर्म बातें हो जाती, कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती, सोने के 2 घंटा पहले उसे निपटा डालें। और फिर ये 1 घंटा आप ऐसा कुछ अच्छा पढ़ें, लिखें कि जिससे मन में अच्छे विचार आने लगे। कुछ अच्छे पॉइंट्स रखें, दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सोचें, यानी पॉजिटिव माइंड बनाकर और फिर बेड में जाएं। और बेड में जाने के बाद भी शांति से थोड़ी सी सांसें लें। नर्वस सिस्टम बहुत ही सुखी हो जाएगा, बहुत फायदा होगा। नमस्कार। आप भी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाएं और थोड़ा सा समय योग के लिए अवश्य निकालें। वृक्ष में प्रतिदिन पानी दिया जाता है, लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में हर कार्य सही समय होने पर हो ही जाता है। उसी तरह ज्ञान अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना आवश्यक होता है और उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि, स्वागतम एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत पाठशाला के पिछले सत्रों में हमने पदों के मूल शब्दों को पहचानना सीखा था। आज हम इन शब्दों के अंत वर्ण को जानकर अंत व्यवस्था को समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण मेरे नाम का ही ले लीजिए। यदि गवीश पद का वर्ण विन्यास करें तो ग, अ, व, ई, श और अकार अंत में है, इसीलिए इस पद को अकारांत कहा जाएगा। इसी प्रकार क, ऋ, श, ण और अकार, यह बना कृष्ण। अंत में अकार है, इसलिए यह भी अकारांत पद हुआ। अब मुनि शब्द को देख लेते हैं। म, उ, न और अंत में इकार। इकार अंत में होने के कारण इसे इकारांत कहा जाता है। ऋषि भी इसी प्रकार इकारांत शब्द है। इसी क्रम में उदाहरण के रूप में गुरु शब्द लेने पर ग, उ, र और अंत में उकार। उकार अंत में होने के कारण इसे उकारांत कहा जाता है। पितृ, इस शब्द पर ध्यान दें तो प, ई, त और ऋकार। ऋकार से अंत होने के कारण यह ऋकारांत शब्द हुआ। ध्यान रखें, यह सभी पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों को भी समझ लेते हैं।
माला। यदि यह शब्द हो तो वर्ण विन्यास के अनुसार म, आ, ल और आकार, तो यह आकारांत शब्द हुआ। इसी के अनुरूप सीता, गीता आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। बात करें शालिनी इस शब्द की तो श, आ, ल, ई, न और अंत में ईकार। ईकार से अंत होने के कारण यह ईकारांत शब्द कहलाता है। इसी प्रकार नलिनी, नंदिनी आदि भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुए। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के बाद यदि उदाहरण नपुंसक लिंग का लें तो फल इस शब्द में फ, अ, ल और अंत में अकार, तो फल अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द हुआ। इसी क्रम में पुस्तक, पुष्प, भवन, राष्ट्र यह सभी अकार से अंत होने के कारण अकारांत शब्द कहलाते हैं। एक और उदाहरण है वस्तु, यह उकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। मित्रों, वैसे शब्दों के लिंग का ज्ञान सामान्यतः अभ्यास एवं प्रयोग के आधार पर दृढ़ होता जाता है। जिसका जितना अभ्यास उसकी उतनी ही शब्दों के लिंग ज्ञान पर पकड़। लेकिन सामान्य कुछ शब्दों का ज्ञान हमें होना ही चाहिए जिससे हम प्रारंभिक वाक्यादि निर्माण में दोष न करें। वैसे दोष करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष को बार बार करना भी उचित नहीं है। अतः हमारे प्रभाग को ध्यान से देखा एवं सुना करिए, इससे आपका अभ्यास दृढ़तर होगा। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। पुनरपि आपसे होगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार। धैर्य पर यहाँ स्वयं के तू अभी न वार कर, पुकारता है तू किसे ठहर जरा विचार कर। धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न ही किसी की दृष्टि अर्थात नजरों से। इसलिए धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि जीवन में कई समस्याएं आती हैं, लेकिन ये समस्याएं हमारी लाल बत्ती की तरह होती है, अर्थात हमें कुछ समय के लिए रोक सकती है। यदि हम ठहर कर वहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा परिश्रम करें, लेकिन अपनी गति को निरंतर करते रहें आगे, तो समस्याएं कुछ समय के बाद दूर हो जाती हैं और उसके बाद जो आपको मिलता है वो है सफलता, सुनहरा भविष्य और एक उज्जवल समय। इसलिए जीवन में कभी भी प्रयास करना बंद मत कीजिए। समस्याएं एक इशारा है इस ओर कि आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है। इसलिए समस्याओं का स्वागत कीजिए, क्योंकि जो समस्याओं को स्वीकार करता है वही अपने जीवन को उद्धार करता है। समय के साथ चलिए, गतिशील रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।